हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारा जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम चल रहा है, हम 71वीं बीपीएससी को टारगेट करके जो है करंट अफेयर देख रहे हैं। 71वीं बीपीएससी को टारगेट करके करंट अफेयर देख रहे हैं और साथ साथ जो अभी लाइब्रेरियन का होने वाला है एग्ज़ाम, चाहे जो बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण होगा। तो ये सीरीज़ रहेगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। 71वीं बीपीएससी वाले बच्चों से आग्रह है कि आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बीएसपीडी के अंदर क्वेश्चन था, एमसीक्यू 800 प्लस था, मैं उस पर चर्चा किया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। आपके लिए लाभकारी होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि केवल इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होता है, उसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होता है, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं कि 40 क्वेश्चन देखते हैं और 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखते हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो इस वीडियो में भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 240 तक है। ये 201 से लेकर के 240 तक क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप देखेंगे कि वैशाली जिला और सिवान जिला। तो वैशाली जिला और सिवान जिला में क्या हुआ कि सौर प्रौद्योगिकी के मामला में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो आप देखेंगे कि बिहार में जो लिंगानुपात है 2023 के अनुसार, तो 23 का मतलब यहाँ 2023 की जनगणना के अनुसार जो जाति जनगणना हुआ था, जाति सर्वेक्षण हुआ था, उसी के अनुसार था। आप इसको याद रखेंगे कि प्रश्न आपसे आएगा कि 2023 में जो जाति सर्वेक्षण हुआ बिहार में, उसके अनुसार लिंगानुपात बिहार में कितना है। तो 953 है। इसको याद रखेंगे, 953 है। जबकि जो जनगणना 2011 का हुआ था, जनगणना 2011 हुआ, उसके अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918 है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इस पर बीपीएससी खूब प्रश्न पूछता है। बीपीएससी में जनसांख्यिकीय जो स्थिति है, लाभांश की स्थिति है, फिर लिंगानुपात है, जनगणना, उसमें सवाल खूब आता है। तो आप इसको याद रखेंगे। जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, 953 है। लिंगानुपात का मतलब आप जानते होंगे कि हम प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को देखते हैं कि 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं देश के अंदर, और जितना भी 1000 के समतुल्य होगा उतना ही उसको विकसित समाज माना जाता है। तो बिहार के ये जो जाति सर्वे में जो बताया गया 953, ये बिहार के लिए शुभ समाचार है एक तरीक़े से, क्योंकि लिंगानुपात बिहार में बढ़ा है, 918 है। आप देखेंगे जाति जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 940। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न एक और लिंगानुपात है। आप देखेंगे कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो आया था, आप देखेंगे कि एक नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, तो 882। तो इसको भी याद रखेंगे, 882। तो आप याद रखेंगे कि जाति जनगणना के अनुसार कितना है, 953। उसके बाद नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार कितना है, 882। आप दोनों बात को याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 918। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2015 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था। आप देखेंगे कि पीएमसीएच के शताब्दी समारोह हुआ, मतलब 100 वर्ष हो गया। तो पीएमसीएच की स्थापना देखेंगे आप तो 25 फरवरी 1925 को हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, 25 फरवरी 1925 को हुआ था। और पीएमसीएच को क्या किया गया, क्या फिर से बनाया जा रहा है और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, आप इसको भी याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसका जो बेड बनाया गया है, इस अस्पताल का जो बेड की संख्या है, बेड की संख्या कितना है, तो आप इसको याद रखेंगे। पूछा जा सकता है। 5462 बिस्तर का ये अस्पताल बनाया जा रहा है। 5462 बिस्तर का ये अस्पताल बनाया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। और पीएमसीएच की स्थापना कब हुई थी, आप फरवरी 1925 में। इसको याद रखेंगे, इस पर बीपीएससी पूछा है। 1925 में फरवरी में पीएमसीएच की स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। पहले इस कॉलेज को क्या बोला जाता था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पुराना नाम इसका क्या है, आप देखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज इसका नाम है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पुराना नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया। तो वीटीआर बंगाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। साथ में क्या है कि एकमात्र नेशनल पार्क है। दोनों बात को याद रखेंगे। और ये किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो इससे सवाल आने की संभावना थी। अब एक जो यहाँ चर्चा में रहा है कि कैट स्नेक देखेंगे तो कैट स्नेक क्या है कि ये जो कैट स्नेक है ये क्या है, दक्षिण एशिया का स्थानिक सांप है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, दक्षिण एशिया का क्या है, स्थानिक सांप है, स्थानिक है और कम विषैला होता है। सामान्यतः जो है इसका विषैला जो है इतना ज़्यादा नहीं होता कि मानव को हानि पहुंचाए। तो मानव को हानि पहुंचाने इतना इसके अंदर विष नहीं होता। तो आप इसको भी याद रखेंगे।
और बीटीआर के बारे में निश्चित तौर पर पढ़े, जो भी नेशनल पार्क है उसके बारे में पढ़े, क्योंकि बीपीएससी में इस तरीके का सवाल आने के चांसेस रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिला में? तो जमुई जिला में आयोजित किया गया था। जो जनजातीय गौरव दिवस है, आप इसको देखेंगे तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को आप याद रखेंगे, 15 नवंबर को प्रत्येक साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत 2021 से किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, 2021 से प्रत्येक साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो देखेंगे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जी का जो है जन्म दिवस है उसी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा आंदोलन आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आप देखेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स हो गया। तो जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस जिला में हुआ था? तो आप याद रखेंगे, जमुई जिला के बेल्लोरपुर गांव में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे, जमुई जिला के बेल्लोरपुर गांव में हुआ था। और इस साल काफ़ी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 150वीं जयंती था इस बार बिरसा मुंडा जी का, तो इससे सवाल आने के चांस बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए या फिर कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आप देखें कि गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सवाल आने का पूरा चांस है वीवीआई है, क्योंकि जब भी इस तरीके की बिहार के किसी भी योजना का, स्कीम का जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होता है तो उस पर सवाल आता है बीपीएससी में। तो आप देखेंगे कि आप इसको याद करेंगे कि बिहार को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? बिहार में कृषि ऐप के लिए। कृषि ऐप देखेंगे तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उस सभी चीज़ को एसेस किया गया है आम जनता के लिए। आम जनता उस पर जाके ट्रैक कर सकता है, आप एप्लीकेशन कर सकता है। तो इस तरीके का कृषि ऐप में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी कृषि ऐप में है। साथ में देखें कि जो प्रीपेड मीटर है, बिहार इसमें पहले स्थान पे, पूरे भारत में स्मार्ट प्रीपेड इंस्टॉलेशन में बिहार जो है पहले स्थान पे है। और बिहार में एक कंपनी है, उसको याद रखेंगे आप, BSPHCL। तो ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है, इसी के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को इंस्टॉलेशन किया गया पूरे बिहार के अंदर। और इसका अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम है बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कंट्रीब्यूशन कंपनी है। चलिए अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है? तो आधुनिक बिजली मीटर है। आप इसको देखें कि एक तरीका के आधुनिक बिजली मीटर है जिसमें उपभोक्ता पहले बिजली यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। तो स्मार्ट मीटर में हम क्या करेंगे? पहले रिचार्ज करेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, आप सुने होंगे कि जितने भी डिस्कॉम कंपनी है इंडिया के अंदर, तो डिस्कॉम कंपनी का मतलब होता है जो बिजली वितरण कंपनी वाली कंपनी को हम डिस्कॉम बोलते हैं। तो बिजली का उत्पादन करने वाला कंपनी अलग है, जैसे एनटीपीसी सबका आप नाम सुने होंगे, तो ये बिजली उत्पादन करती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कंपनी होता है वो अलग कंपनी होता है। इसे देखें कि उत्तर बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, साउथ बिहार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होता है उसको डिस्कॉम बोलते हैं। और डिस्कॉम क्या था? निरंतर भारत के अंदर घाटा में था। तो इसीलिए क्या किया गया कि स्मार्ट मीटर लाया गया, क्योंकि जितना आप बिजली रिचार्ज करेंगे उतना ही उपयोग होगा, इसके बाद स्वतः ही बिजली कट जाएगा। तो जो ड्यूज हो जाता था लोगों पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें घाटा को कम करने का प्रयास किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिले अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किशनगंज। आप इसको याद रखेंगे, किशनगंज जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसमें? तो राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के मामले में किशनगंज पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में कितना प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई है? तो आप देखिए 19.4%। तो बाल कल्याण बजट में, तो बाल कल्याण के लिए अलग बजट जो जारी होता है या फिर उसमें जो अमाउंट जारी होता है उसमें जो है 19.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार भी क्या करेगी? बाल बजट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बालकों का बेहतर तरीका से उत्थान हो सके, उसका पोषण हो सके और उसको शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकारी मध्य माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 62.25%। जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें ड्रॉप आउट को कम किया गया है। और इसमें देखेंगे कि ड्रॉप आउट सिस्टम होता है कि मान लें प्राथमिक जो पहले कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तो जो 5वीं कक्षा तक देखा जाए तो उसमें अगर मान लें 100 बच्चा ने नामांकन करवाया और माध्यमिक में जाके हाई स्कूल में जाके जब फिर से देखेंगे तो 40 बच्चे ही मात्र बचते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो गया 60 बच्चों का, तो इसी को ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार के जो पहल है, आप कई सारी योजना देखेंगे, जैसे कि साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जिससे बालक बालिका दोनों को साइकिल दिया जाता है। साथ में कई सारा जो है यूनिफॉर्म स्कीम भी गवर्नमेंट का है। साथ में गवर्नमेंट प्रोत्साहन भी दे रही है
पैसा भी देती है अगर फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, सेकेंड डिवीज़न आते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ है कि ड्रॉप आउट जो दर है वो घटा है, क्योंकि इन सारी स्कीम का लाभ मिला है। बच्चे जो है आगे जो है कंटिन्यू किए हैं अपना पढ़ाई को। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो चंपारण जिला में, पश्चिम चंपारण के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहीं जो है इसका आयोजन किया गया था वाल्मीकि महोत्सव का, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और वाल्मीकि महोत्सव को किस दिवस मनाया गया था? तो 8 मार्च को ही मनाया गया था, और 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन कौन किया था? जो वाल्मीकि महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना बिहार में सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई? तो 7वां। तो मतलब जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसका सफल क्रियान्वयन के मामले में, उसके रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार पूरे भारत में 7वें स्थान पे है। तो आप एक प्रश्न आएगा कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है क्या है? तो आप देखें कि सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है भारत सरकार की एक बचत योजना है, आप ये कहें कि सेविंग स्कीम है। तो ये प्रकार सेविंग स्कीम है, इसमें क्या करना होता है कि एक खाता खोला जाता है, और जो एक खाता खोला जाता है और उस खाता में क्या होता है कि न्यूनतम प्रतिवर्ष कुछ मूल्य डाला जाता है, और उसका देखेंगे कि अब 250 रुपया से लेके बीमा जो है प्रीमियम 250 से लेके 1.5 लाख तक डाला जा सकता है। मतलब कोई भी चूज आप कर सकते हैं इसके अंदर। 250 से लेके 1.5 लाख रुपया तक प्रीमियम है। और इसमें सरकार क्या करती है कि जो खाता में पैसा जमा होता है प्रति वर्ष, उसके हिसाब से सरकार जो है ऋण देती है, मतलब उस पर ब्याज देती है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। और ये जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ये डाक के जो बचत खाता एक तरीका से पोस्ट बैंक में इसको खोला जाता है, पोस्ट ऑफिस से, और पोस्ट ऑफिस से जो भी संबंधित बैंक होता है उसी में इस खाता को खोला जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये किसका एक भाग है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है भारत सरकार का, उसी के अंतर्गत ये आता है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप इसको याद रखें, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ना कि जो 10 वर्ष की कम आयु की लड़की होती है, बालिका होती है, उसका एक अकाउंट खोला जाता है, और प्रति वर्ष जो है उसमें कुछ प्रीमियम डाला जाता है, जो 250 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक होती है, और उस पर भारत सरकार ब्याज देती है। और बाद में चल के हम उसको पैसा को पढ़ाने के लिए 18 साल के बाद और 21 साल के बाद विवाह के लिए पैसा को निकाला जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ही यह भाग है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना की? इसकी शुरुआत देखें कि 22 जनवरी 2015 को किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यातायात के नियमों के उल्लंघन में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे, इसको भी याद रखेंगे। यातायात के नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज लोकार्पण किया गया? तो बिहार के द्वारा किया गया है। तो जो जलीय विरासत है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए बिहार ने गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज को लोकार्पण किया, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा गया है? तो पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर निकाय बनाया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। तो नीति आयोग पर सवाल आप देखें कि यूपीएससी में भी आया था 2016 में कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, फिर नीति आयोग किस आयोग का जो है जगह लिया है। तो आप देखें कि नीति आयोग से पहले भारत में क्या था, एक योजना आयोग था, और योजना आयोग की जब समाप्ति हुई तो उसी के जगह पे क्या हुआ है कि नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी देखेंगे कि 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर आप देखेंगे तो कहाँ है, नई दिल्ली में, तो इसको भी याद रखें, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पर बना, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। बाद बाकी स्टैटिक्स से आप इसको ज़्यादा आप बुक में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वेक्षण का फैसला किया गया? तो गंडक नदी का। आप देखें कि बिहार सरकार क्या किया कि गंडक नदी का विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहती है, ताकि बिहार में जो गंडक नदी है उसके गंडक नदी के तो गंडक नदी का बिहार सरकार सर्वेक्षण करना चाहती है। आप देखें कि बिहार सरकार किसका सर्वेक्षण करना चाहती है? गंडक नदी को। तो उसके एक बड़ा कारण क्या है कि गंडक नदी के जो भी उसकी स्थिति को इस विस्तृत सर्वे में क्या किया जाए कि गंडक नदी में कितना गाद है, बाढ़ है, कितना कटाव है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इसका बेहतर तरीका से इस नदी के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार
बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना है? तो 7 आप देखेंगे 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोलत जलप्रपात में कौन सी पर्यटकीय सुविधा का विस्तार किया गया? तो एडवेंचर पार्क बनाया गया, एडवेंचर पार्क काकोलत में। तो आप देखेंगे काकोलत जो प्रपात है वो कहाँ है? तो आप देखेंगे कि यह नवादा जिला में। इसको भी याद रखेंगे कि जो काकोलत जलप्रपात है वो कहाँ है? तो नवादा जिला के अंदर है। तो इससे सवाल आता है, जैसे कि ब्रह्मयोनी पर्वत के बारे में आता है कि वो किस जिला में है? तो गया में है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये कहाँ है? नवादा के अंदर है। और ये कितना ऊंचा है? तो आप देखेंगे कि 160 फीट जो है, 160 फीट ऊंचा जो है वहाँ से पानी आती है। तो इसको भी याद रखेंगे। आप यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो कतर में। आप देखेंगे कि कतर में जो है उद्यमी संघ का कार्यालय खोला गया है, बिहार उद्यमी संघ का। आप चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहलगाम में आतंकी हमलों के बाद नागरिक तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो देखेंगे बिहार के 6 शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो ये इससे सवाल आ सकता है। देखें कि जो 7 मई है उस दिन जो है पूरे देश के अंदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, पूरे देश के अंदर क्या हुआ था? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। इसको भी आप याद रखेंगे, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे देश के अंदर किया गया था। और जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था उसका नाम क्या रखा था? तो अब ऑपरेशन अभ्यास। आप देखेंगे कि ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम था। तो आप इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम था। और ये कब किया गया था? तो आप इसको भी याद रखेंगे, तिथि पूछा जाता है हमेशा बीपीएससी में, 1-2 तिथि पूछा जाता है। 7 मई को ऐसा आयोजन किया गया था। और जो मॉक ड्रिल हुआ था बिहार में कितने जिलों में हुआ था? तो देखेंगे कि बिहार में 6 जिलों में हुआ था। पहला तो आप याद रखेंगे पटना में हुआ था। दूसरा देखेंगे कि जो पूर्णिया, कटिहार और अररिया और किशनगंज है, ये जो हमारा जिला है ये बॉर्डर एरिया को कवर करता है। तो यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, क्योंकि देखेंगे कि पूर्णिया में हुआ था, ये बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है। कटिहार में देखेंगे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है। अररिया को देखेंगे आप, ये नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है। उसके बाद किशनगंज को भी देखेंगे, किशनगंज भी पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ बॉर्डर है। तो ये सभी जिले में क्या हुआ था कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और साथ में एक बिहार के इंडस्ट्रियल राजधानी जिसको बोलते हैं बेगूसराय, वहाँ भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो आप याद रखेंगे 6 जगह पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखें कि वर्ष 2028 तक बिहार चाहती है कि उसके यहाँ वन कितना होना चाहिए? 17% वन होना चाहिए। अभी अगर देखेंगे कि बिहार में वन कितना है, वन प्रतिशत कितना है, तो अभी भारत सरकार का 2023 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था। तो उसके अनुसार बिहार में जो है वनावरण प्लस वृक्षावरण 10.7% था। आप इसको याद रखेंगे, 10.7% जो है वनावरण तथा वृक्ष आवरण है। तो दोनों बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, या फिर आर्थिक सर्वे आप मान लीजिए, इसे प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बिहार में मखाना का कितना उत्पादन हुआ है? तो 56.4 हज़ार टन। आप इसको याद रखेंगे, 56.4 हज़ार टन मखाना का उत्पादन किया गया है। 56.4 हज़ार टन मखाना का उत्पादन किया गया है। और मखाना उत्पादन में बिहार जो है पूरे भारत का लगभग 85% मखाना उत्पादन करता है। और पूरे दुनिया में भी लगभग 70 से 85% उत्पादन मखाना कहाँ होता है? बिहार के अंदर ही होता है। बिहार में सर्वाधिक मखाना सहरसा में होता है, इसको याद रखेंगे। और मिथिला क्षेत्र जो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखेंगे। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो बिहार का मखाना उत्पादन, देश के कुल मखाना उत्पादन कितना प्रतिशत है? 85% है। इस पर बराबर ये डाटा आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 19-20 में किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उसके माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया बिहार में? तो देखेंगे कि आप 3204.51 करोड़ रुपया का किया गया। तो 3204.51 करोड़ रुपया किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, 3204 करोड़ रुपया का वितरण किया गया। तब एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में यूपीएससी में पूछा गया। देखें 2021 में ये सवाल आया था कि इसके तहत किस प्रकार के ऋण दिया जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है नाबार्ड की सिफारिश पर 1998-99 में लाया गया था। आप इसको याद रखेंगे। इसके तहत क्या होता है कि किसानों को सस्ते ऋण दिया जाता है, किसानों को सस्ते ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वो जो इनपुट लगता है, जो तात्कालिक इनपुट लगता है, उसको पूर्ति किया जा सके। ठीक, तो इसको याद रखें कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इतना काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरण राशि कितना हो गई 23-24 में? देखेंगे तो उसमें 20 में कि इसमें कितना था? 3204 था। यहाँ कितना हो गया? 7080 हो गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, 70-80, 7080 जो है
वितरण किया गया है किसान का क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में सबसे अव्वल है? तो बिहार में क्या है कि इसका बेहतर तरीका से अभी देखें कि हाल फिलहाल में जो अस्पताल है उसका बेहतर तरीका से संचालन बिहार में सरकारी अस्पताल में हो रहा है और इसीलिए जो है मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। और देखें कि BPSC 67 जब हुआ था तो स्पेशली मेडिकल पर प्रश्न आया था कि बिहार के अंदर मेडिकल स्थिति का बिहार के अंदर मेडिकल फैसिलिटी का कंडीशन क्या है और क्या क्या कमियां हैं, साथ में बिहार सरकार के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च किया गया है मेडिकल व्यवस्था को सुधार करने के लिए उसको बताइए। तो आपका तैयारी होना चाहिए इस तरीक़ा से कि आप इस पर भी प्रश्न लिख सकें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखेंगे 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आप जब मेंस देने जाएंगे तो आप इतना याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत अध्ययन करिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की न्याय प्रणाली है उसमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार किए जाने की आवश्यकता है और यही बताता है कि कितने मानव दल चाहिए, कितना न्यायाधीश होना चाहिए था, कहाँ जस्टिस डिले हो रहा है। तो इस सभी चीज़ों का डेटा ये देता है। तो आप देखें कि इसको जारी कौन करता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी होता है। आप इसको याद रखेंगे, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी होता है। एक वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट भी है जिसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया था, तो उसको भी याद रखेंगे, जिसको लॉ ऑफ इंडेक्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्स भी बोलते हैं ना, तो उसको याद रखेंगे। यहाँ इंडिया का बात है तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ सवाल आ सकता है। और इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे कर्नाटक राज्य रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे, कर्नाटक पहले स्थान पे रहा है और बिहार का स्थान 13वां है। तो आप इसको याद रखेंगे, बिहार का स्थान 13वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब 25 अप्रैल 2025 में, मतलब अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार राज्य ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो सारण में एक डच मकबरा है, आप इसको भी याद रखेंगे। उसको क्या किया गया है कि संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो बिहार सरकार। आप देखेंगे नीतीश कुमार जी द्वारा पटना से ये स्कीम की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 14 अप्रैल 2025 को। तो ये सवाल आने की संभावना बन जाती है। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान क्या है? तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी द्वारा 14 अप्रैल 2025 को पटना में सभी 38 जिलों के लिए देखेंगे कि IEC प्रचारक वैन को पूरे जिला में भेजा गया था। तो यहाँ है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो प्रचार वैन है भेजा गया। मुख्य रूप से यह देखा गया कि जो भी SC ST का टोला है या फिर जहाँ जनसंख्या उनका ज़्यादा है तो प्रत्येक जिला में इस तरीका के इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वैन भेजा गया ताकि वहाँ के लोगों को सारी चीज़ बताया जाके सरकार के सारे स्कीम के बारे में उनको पूर्ण जानकारी दिया जा सके। वहाँ इंस्टॉल भी लगाया गया है ताकि उनका आधार और इन सभी चीज़ों का जो भी सरकारी स्कीम से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है उस सबकी पूर्ति किया जा सके। तो बस आप याद रखेंगे कि यही है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू किया गया है। मुख्य रूप से SC ST को टारगेट करके इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो आप देखेंगे 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, 18 अप्रैल 2025 को श्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर बनाया गया? तो विपुल कुमार जी हैं, इनको IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर बनाया गया था। आप इसको याद रखेंगे। और कि किस कॉलेज में अध्ययनरत है? तो आप देखेंगे कि ये मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र है और इनका जो संकाय है देखेंगे मैकेनिक इंजीनियरिंग संकाय में इनका अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल यहाँ जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्ष में बिहार में कितना प्रतिशत? तो आप देखेंगे क्या उत्तर ये गलत हो जाएगा। हमने जो देखा है वहाँ 0.2% है, इसकी वृद्धि की गई है। आप देखेंगे कि अभी जो इस रिपोर्ट आया था इस रिपोर्ट के अनुसार वनावरण की क्या कंडीशन है बिहार के अंदर? देखेंगे कि वनावरण जो है वनावरण यानी वन का आवरण कितना प्रतिशत में है? तो देखेंगे कि 7,532 वर्ग किलोमीटर में। जबकि वृक्षावरण अगर आप देखेंगे तो वृक्षावरण कितना 2371 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, 7532 और 2371। और टोटल कितना हो गया? तो देखेंगे कि 9903 वर्ग किलोमीटर में बिहार के अंदर वनावरण है। और बिहार में कितना प्रतिशत में है? तो देखेंगे कि जो वनावरण है 8% है, जबकि वृक्षावरण देखेंगे तो कितना हो गया 2.7% हो गया। और कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण 10.7% है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
बिहार राज्य के नए मुख्य निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार जी को बनाया गया डीजीपी। अब देखेंगे डीजीपी बनाने के लिए प्रकाश सिंह बादल एक केस हुआ था, तो प्रकाश सिंह बादल केस में बोला गया था कि यूपीएससी रिकमेंडेशन भेजेगी राज्य सरकार को, नाम को सुझाव देती यूपीएससी बताती है कि आपको इसी 2-3 में से चुनना है, तो इसको चुनता है, बिहार उसको लागू किया जा चुका है। तो जो प्रकाश सिंह बादल केस में जो डीजीपी चयन करने की फॉर्मूला दिया गया था, बिहार उसको अडॉप्ट किया है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस तरीके का सवाल आ सकता है कि प्रकाश सिंह जो बादल केस है उसमें, प्रकाश सिंह केस में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का 7 जो पुलिस रिफॉर्म के लिए, उसमें से बिहार सरकार क्या क्या लागू किया, तो देखें कि डीजीपी नियुक्ति के फॉर्मूला को बिहार सरकार लागू किया है और विनय कुमार अभी डीजीपी बने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो किशनगंज जिला जो है शीर्ष पे है, यानी जो भी जिला अस्पताल में ऑनलाइन सुविधाएं मिलती है उसको उपलब्ध कराने के मामला में किशनगंज जो है शीर्ष पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 45। तो केंद्र सरकार बिहार में 1000 करोड़ रुपया दिया ताकि बिजली परियोजनाओं को बेहतर तरीका से संचालित किया जा सके। इसी के संदर्भ में बिहार में जो है 45 नए पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई? तो श्री कृष्ण कुमार सिंह थे। श्री कृष्ण कुमार सिंह, आप इनको याद रखें। तो श्री कृष्ण बाबू को श्री बाबू भी बोला जाता है, इनका नाम क्या है? श्री बाबू भी बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ये सवाल आ सकता है यूपीएससी बीपीएससी में, हमेशा आता है कि जननायक किसे बोलते हैं, लोकनायक किसे बोलते हैं, तो इस तरीके के उपनाम से सवाल आता है। अगर आप देखेंगे कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर को इनका जन्म 21 अक्टूबर को 1887 को मुंगेर में हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। श्री कृष्ण बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। 1887 में हुआ था, 1887 में 21 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। इनका जो देहांत हो गया था, देहांत इनका कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? पटना के अंदर हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और बिहार में ये 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे, बिहार में लगातार 15 वर्ष तक ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगर आप पास देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ऐसा किया है। बिहार सरकार क्या करेगा कि जो है सरकारी स्कूल में शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो बेहतर काम करें, क्रिएटिविटी लाए, इनोवेशन लाए और बेहतर तरीक़ा से बच्चों को पढ़ाएं, इसके लिए उत्कृष्टता टीचर सम्मान दिया जाएगा प्रत्येक महीना में। तो ये बिहार सरकार का स्कीम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो देखेंगे कि जो बीपेक्स है डाक प्रदर्शनी है, उसका ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया गया, तो इसको याद रखें, ज्ञान भवन पटना। तो ज्ञान भवन पटना में जो है आयोजन किया गया किस चीज़ का? तो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और वो प्रदर्शनी क्या था? तो आप देखेंगे कि बीपेक्स नाम है और ये डाक प्रदर्शनी, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 239वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। तो हमारे समक्ष जो 239वां नंबर क्वेश्चन है कि पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था? तो ज्ञान भवन पटना में, तो आप इसको याद रखेंगे। ज्ञान भवन पटना में 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये इसका आयोजन कब किया गया था? 19 से 20 दिसंबर को किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राजगीर महोत्सव के बारे में। राजगीर महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया था? आप देखेंगे कि राजगीर महोत्सव का जो आयोजन किया गया था 21 से 23 दिसंबर किया गया था, और इस राजगीर महोत्सव का जो आयोजन हुआ था कहाँ? तो राज्य अतिथि गृह राजगीर नालंदा में, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो एक राज्य अतिथि गृह जो है राजगीर में वहीं हुआ था, और राजगीर कहाँ है? नालंदा जिला में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और इसका थीम क्या था ये पूछा जा सकता है। इसका थीम था जहाँ नारी वहाँ विजय, जहाँ नारी वहाँ विजय, इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो था, और ये वीडियो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि मेरा टारगेट 71वीं बीपीएससी और साथ में बिहार के अन्य परीक्षाओं बीपीएससी सीजीएल जो अभी होने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, लाइब्रेरियन का भी एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।